बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम एग्जाम्पल 17.6 सॉल्व करेंगे जो कि फोरियर सीरीज के सिलसिले में है और इसके लिए एक स्टूडेंट ने फरमाइश की है। तो आइए देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, द फंक्शन एफ टी इन एग्जाम्पल 17.1 बी द वोल्टेज सोर्स इन दिस सर्किट। यानी एग्जाम्पल 17.1 में जो फंक्शन था वही इसका इनपुट है और वो फंक्शन ये फंक्शन था वहाँ पे। तो ये स्क्वायर वेव है, तो इसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और हमें पता क्या करना है, रिस्पॉन्स V0t। सो आउटपुट रिस्पॉन्स हमें पता करना है। तो आपने पहले भी पढ़ा होगा कि जहाँ पे भी हम साइनोसॉइडल या ऑल्टरनेटिंग सिग्नल वगैरह हो तो हम इसको फेजर में सॉल्व करते हैं और फिर वापस लेकर आते हैं उसको टाइम डोमेन में। तो अब यहाँ पे हम पहले इसको एनालाइज कर लें। जो स्क्वायर वेव है इसको अगर हम फोरियर सीरीज के फॉर्म में लिखेंगे तो ये आप एग्जांपल 17.1 पे भी देख सकते हैं कि ये बेसिकली इसके कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है ये डीसी कंपोनेंट 1/2 और उसके बाद जो है वो मल्टीपल ऑफ हार्मोनिक्स, ऑड हार्मोनिक्स। अब यहाँ पे देखिए साइन पाई टी है तो यहाँ पे साइन 3 पाई टी है, साइन 5 पाई टी है और उसी रेशियो से इसके डिनोमिनेटर में 1, 3, 5 वगैरह ऐड हो जाता है। तो अब इसको हम जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया कि हर एक को 2/पाई लिख लेते हैं। यहाँ पे भी 2/पाई, तो उसके साथ 1/3 लिखना पड़ेगा। यहाँ 1/1 होगा, यहाँ पे 2/पाई के साथ 1/5 हो जाएगा। इसका फायदा ये होगा कि हम 2 पाई कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से हमने 2 पाई कॉमन ले लिया तो ये टर्म्स हमारे पास आ गया और ये बेसिकली समेशन फॉर्म है और उसको हम समेशन फॉर्म में कुछ इस तरह से लिखेंगे कि 2 पाई तो बाहर आ गया, समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 to infinity। लेकिन अब k इज इक्वल टू 1 से हम कैसे लेंगे, 1 लेंगे फिर 3 कैसे आएगा, 1 के बाद तो 2 आ जाएगा। तो उसके लिए ये एक टेक्निक यूज किया जाता है कि इसको कोई और वेरिएबल के साथ हम इसको कोरिलेट कर लेते हैं। यानी जो हमारा 3 है या 5 है या 1 है उसके जगह पे हम 1/2k -1 एक तो ये लिख लेंगे और उसके साथ ये वेरिएबल्स को भी 2k -1 लिखेंगे। यानी 3 या 5 की जगह 2k -1 लिख लेंगे। अब इसको हम देख लेते हैं। अगर फर्ज करें k 1 है तो क्या हो जाएगा, 2 - 1 1 1/1 हो जाएगा। k अगर 2 है तो 4 - 1 3 हो जाएगा, तो ये 1/3 हो गया। यहाँ पे भी 1/3 और इसी तरह आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो अब ये हमारा जो है समेशन फॉर्म में आएगा और इसको मोर फॉर्मली हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि अब हम बजाय कि 2k -1 को हम लेके चलें हर जगह, इसको भी अपने सिंप्लीफाई करने के लिए हम एक और नाम दे देते हैं n। यानी n बराबर है 2k -1। तो जहाँ जहाँ पे 2k -1 है वहाँ पे हम n लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये आ गया हमारा समेशन फॉर्म में। अब इसको अगर गौर से देखें तो इसके दो एलिमेंट्स हैं, एक ये डीसी कंपोनेंट हो गया और इसको हम कहेंगे एसी कंपोनेंट। और एन, अभी एन पाई है यहाँ पे। बेसिकली ये हमें अगर जहन में रहे कि साइन ओमेगा टी हम लिखते हैं तो एन पाई जो है वो ओमेगा एन के बराबर, ये जहन में रहे। और इसका मकसद ये है कि हम आगे इसको बताएंगे कि हम इक्वेशन जो यूज करेंगे उसमें ओमेगा के साथ इसको रिलेट करेंगे। अच्छा, अब आसान तरीका इसका ये है कि हम इसको अगर दो हिस्सों में बांट लें, हम कहें जी पहले डीसी अप्लाई करते हैं सुपरपोजिशन, उसका क्या होगा, और एसी अप्लाई करेंगे तो क्या होगा। तो डीसी जब हम अप्लाई करेंगे, VSDC मैं कह रहा हूँ इसको, तो अब हमारे सर्किट में क्या हो जाएगा, ये देखिए डीसी अप्लाई हुआ और हमें ये पता है डीसी पे इंडक्टर बिहेव्स लाइक ए शॉर्ट सर्किट।
तो यहाँ जो भी वोल्टेज हो इंडक्टर के अक्रॉस, चूंकि ये शॉर्ट सर्किट है तो वोल्टेज जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से नतीजा निकला कि VODC जो है वो हमारा 0 वोल्ट हो गया। अब हम आ जाते हैं एसी को लेके चलते हैं। अब एसी को हमने फेजर डोमेन में लिखना है। और फेजर का अगर आपको याद हो कि फेजर का आसान तरीका ये होता है कि सिग्नल को हम कोसाइन फॉर्म में लिख लेते हैं और फिर उसका मैग्नीट्यूड और फेज एंगल जो लिखते हैं ये हमारा फेजर फॉर्म में आ जाता है। अब हमारे यहाँ ये साइन फॉर्म में है तो इसको कोसाइन फॉर्म में चेंज करना है। और मैंने अपने कई वीडियोस में ये चीज़ एक्सप्लेन की है कि जब साइन से कोसाइन पे जा रहे हैं तो आपने माइनस ऐड करना है, -90। अब क्या होगा, इसको हमने कोसाइन n πt लिख लिया और जो एंगल यहाँ पे 0 है उसके साथ हमने -90 कर दिया। अब इसको हम फेजर फॉर्म में लिखेंगे इस फॉर्म में। तो मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 2π/n, 2π/n, और फेज एंगल क्या हुआ, -90। तो ये हमारा nth हार्मोनिक, कोई भी n का मतलब आप फर्स्ट निकालना चाह रहे हैं, सेकंड निकालना चाह रहे हैं, थर्ड निकालना चाह रहे हैं, तो उसको ये जनरलाइज फॉर्म में हमने लिख लिया कि ये हमारा इनपुट सिग्नल है इन फेजर फॉर्म। और एक चीज़ और, हमारा ये जो इंडक्टर है इसको भी हम फेजर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो j⍵L आपको पता है फेजर में जाने के लिए करना होता है, और ω_n जैसे मैंने यहाँ बताया था कि n π है तो n π2 या J2n π। अब हमारा सर्किट ये बन गया है, ये हमारा इनपुट आ गया यहाँ से, और ये J2n π रजिस्टर को कुछ नहीं करना, और हमने मालूम क्या करना है, ये वोल्टेज मालूम करना है। बड़ा सिंपल है, वोल्टेज डिवीजन रूल से आप इसको कर सकते हैं कि वोल्टेज, टोटल इनपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल इम्पीडेंस मल्टीप्लाइड बाय जिसके क्रॉस आप मालूम करना चाह रहे हैं। तो इस फॉर्मूले में अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे। ये हमारा VS आ गया 5, ये j⍵L की जगह J2n π, J2n π। और अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये इसको ऊपर लेके चले गए। अच्छा, एक चीज और, हमने ये जो डिनोमिनेटर है इसको अब सिंप्लीफाई करना है। डिनोमिनेटर हमारे इस फॉर्म में है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, तो उसको r थीटा के फॉर्म में लेकर आएंगे, तभी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। आपको पता है कि डिवीजन के लिए पोलर में होना ज़रूरी होता है। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके अब हम r कैसे मालूम करेंगे, x² y² √ और एंगल जो है वो टेंजेंट इनवर्स y/x, इस फार्मूले को लेके चलेंगे। तो ये ऊपर तो इसी तरह रह गया, नीचे वाले को अब हमने ये फार्मूला अप्लाई कर दिया, 5² और 2n π² और एंगल टेंजेंट इनवर्स y/x यानी 2n π/5। अब सिंपल इसको सिंप्लीफिकेशन ये है, इसको हमने ओपन कर लिया, इस j के जगह पे हमने 90 डिग्री लिख लिया, j बराबर 90 डिग्री का होता है, या 1 मैग्नीट्यूड 90 डिग्री, ये उसी तरह रहा। और अब हम इस एंगल को भी ऊपर लेके चले जाएंगे, और मैग्नीट्यूड्स को हमने अलहदा कर लिया, ये सारा 2n π और ये 2/n π, नीचे वाला ये रह गया, और एंगल को हमने इकट्ठा कर लिया, +90 -90, और ये जब ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस साइन के साथ हो जाएगा। और इसको आप इजीली आई होप सॉल्व कर सकेंगे। n π तो कट गया 4, और ये √2π, अब 4n² π²। और अब हम यहाँ से टाइम डोमेन में जाना चाह रहे हैं। तो टाइम डोमेन में जाने के लिए हमें क्या लिखना होगा, हमें दो चीज़ें यहाँ से याद करनी होगी कि एक तो ये मैग्नीट्यूड हमने लिख दिया, और आमतौर पे अगर आपने ये जहन में हो आपको कि cos ω के साथ एंगल होता है, तो अब हमारा ये एंगल है तो cos ωt, और सॉरी ये एंगल है, उससे पहले जो है वो ωt है, n πt ωt, तो ये ωt हो गया, और इसके साथ जो एंगल था हमारा ये वाला, वो हमने यहाँ चूंकि नेगेटिव है तो माइनस एंगल कर लिया।
और जो लिमिट है, हम जो हम इनपुट सिग्नल में भी k to 1 वाला लिमिट था, हमने यहाँ पे भी k1 टू इन्फिनिटी लिमिट हमने डाल दिया, जबकि आपको ये भी ध्यान में रहे कि n जो यहाँ पे है वो 2k-1 के बराबर है। अच्छा जी, अब टाइम डोमेन में ये आ गया। अब हमने इसको प्लॉट करना है, इसके वैल्यूज निकालने हैं। तो हम या तो k = 1 2 3 लिख लें या n = 1 3 5 लिख लें। हमारा चूंकि ये n के फॉर्म में है तो हम n के फॉर्म में ही इसको लिख लेंगे। तो जहाँ जहाँ पे n है, पहले केस में यहाँ 1 डाल दिया, यहाँ पे 1 डाल दिया, प्लस दूसरे केस में 3 डाल दिया, 3 डाल दिया, तीसरे केस में 5 डाल दिया। तो इस तरह से हमने इसको ब्रेक डाउन कर लिया और ये ऑब्वियसली इन्फिनिटी तक जाएगा। हमने सिर्फ 3 शो किया यहाँ। और इसको जब आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यूज जो है वो यहाँ पे आपको इजीली आ जाएगा। लेट मी शो यू। तो ये सिंपल मोड है, नॉर्मल मोड में ही जाके आप इसको कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक को कर रहा हूँ यहाँ पे। ये देखिए कैलकुलेटर में हमें ये फ्रैक्शन पोर्शन है, तो यहाँ पे हम ऊपर 4 लिख लेंगे और यहाँ से नीचे आ गए। नीचे आके हम अंडर रूट वाले साइन ले लेंगे। अंडर रूट के बाद आ गया जी 25 प्लस 4π², तो +4 और शिफ्ट पाई, ये पाई के निशान है पाई, और ये स्क्वायर कर लिया हमने। आगे जाते हैं, इक्वल साइन 0.4981, तो ये वैल्यू आ गया। तो इस तरह से आपने ये तीनों वैल्यूज निकाल लेने हैं और एग्जैक्टली आपने एंगल के लिए भी वही करना है। ये देखते हैं हम, टेंजेंट इनवर्स ये ऊपर है तो शिफ्ट टेंजेंट इनवर्स, और हमें क्या लिखना है ऊपर 2π/5, तो 2π डिवाइडेड बाई 5 इक्वल साइन, तो ये आ गया 51.48 या 488, तो 51.49। तो इस तरह से आप बाकी भी निकाल लेंगे। तो ये अब हमने इनके वैल्यूज इन डेसिमल फॉर्म्स हमने निकाल लिया। अब इनको आसानी से हम प्लॉट कर सकते हैं। आप एक लाइन ले लें ओमेगा के, और यहाँ पे पाई 2π 3π 4π आपने लिख लिया। अब ये याद रहे कि हमारा ये ऑड हार्मोनिक्स है, यानी पाई पे वैल्यू है, 3π पे है, 5π पे। तो पहले पाई को देख लेते हैं, 0.4981 या इट इज़ ऑलमोस्ट 0.5। 2π है नहीं, 0 है, तो 3π पे है 0.2051 या 0.2। तो इस तरह से आपने ये आउटपुट एम्पलीट्यूड को भी प्लॉट कर लिया। अभी एक जस्ट फॉर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन उसने बुक में दिया हुआ है, मैं आपको शेयर कर दूं। ये सिग्नल है और ये हमारा जो सर्किट है, ये इसमें से अगर इस सिग्नल को पास करना, इसको भी हम देख लेते हैं स्पेक्ट्रम। इसके ये हमने निकाल लिया था कि आउटपुट स्पेक्ट्रम ये है। अब इनपुट स्पेक्ट्रम भी अगर एग्जाम्पल 7.1 में जाए तो वहाँ पे इनपुट एग्जाम्पल इसका जो इनपुट स्पेक्ट्रम या एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम दिया हुआ। अब इसमें और इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। एक जो फ़र्क इम्पॉर्टेंट है वो मैं हाईलाइट कर देता हूँ, और वो ये कि ये देखिए यहाँ पे डीसी पे वैल्यू है इनपुट पे, लेकिन आउटपुट पे डीसी वैल्यू 0 है। तो इसका मतलब है कि ये कोई फिल्टर है जो कि लो सिग्नल को पास नहीं करने दे रहा है, इसको उसने एटेनुएट कर दिया कंप्लीटली। और उसके बाद ये ग्रेजुअली इसमें थोड़ी थोड़ी सी कमी आ रही है। अगर आपको हाई पास फिल्टर के कॉन्सेप्ट ध्यान में हो, तो हाई पास फिल्टर में क्या होता है कि जी लो को तो 0 कर देता है, एटेनुएट करता है, और हाई को पास होने देता है। तो यहाँ पे भी थोड़े से मामूली एटेनुएशन है, फिर यहाँ पे भी मामूली एटेनुएशन है। तो हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि ये जो सर्किट है ये हाई पास फिल्टर है। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। अपने फीडबैक से आगाह कीजिए। शुक्रिया। और शेयर नहीं कर रहे हैं आप लोग, ना लाइक कर रहे हैं, तो मैं तो मुफ्त में ख्वार हो रहा हूँ। आप नहीं चाहते कि मुझे कोई 2 पैसा मिल जाए।